अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सोइजम सर, टीम रेडी है माशाल्लाह से। जिन्होंने नॉलेज लेना है वो तो आ गए हैं, और जिन्होंने नहीं लेना उनको बुलाते भी रहेंगे तो उन्होंने नहीं आना, क्योंकि वो जस्ट इधर जो है ना टाइम वेस्ट के लिए आए हैं। और उनके मैं क्या कह सकता हूँ, आप स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह टीम आपको ओके सर। जो है ना। ओके, स्टार्ट। So, अस्सलाम वालेकुम टीम, दिस साइड ज़मीन नासिर। So today we gonna discuss about कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो ऑलमोस्ट मेरा इस फील्ड के अंदर 6 to 7 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं और अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को इस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी और काफी डिटेल में पता होगा, लेकिन स्पेशली फॉर न्यू एएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप कॉपी पेन के साथ साथ बैठिए और जो भी आपको पॉइंट्स लिखवाए जाए उनको राइट डाउन कीजिएगा। तो जिन जिन के पास कॉपी पेन है अभी, तो वो टाइप 1 कीजिए चैट बॉक्स में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज कैश फ्लो क्वाड्रेंट? तो आप लोगों को पता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे बताएं जरा इसके बारे में। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या चीज है हमारे पास? लेकिन चैट बॉक्स में एक्टिव रहें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वैसे तो बज़ाहिर जिंदा है लेकिन अंदर से भी होने चाहिए। चलें मैं आपको बताता हूँ। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बेसिकली हमारे पास ईएसबीआई मॉडल ही है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो ईएसबीआई मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली हमारे पास कहां से आया है? आपने एक बुक का नेम सुना होगा जो फेमस बुक है, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो उन्हीं की एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो वहीं से ईएसबीआई मॉडल का यहीं से स्टार्टअप हुआ है, तो जिसको हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट बेसिकली वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो कैटेगरी आती है उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, ई एंड एस। जबकि राइट साइड पे क्वाड्रेंट्स में हमारे पास जो सी कैटेगरीज आती हैं वो भी दो होती हैं, लेकिन वो हमारे पास होती है बिजनेस, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ई से। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है? ई। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है हमारे पास? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। चलें सिंपल लफ्जों में आपको बताता हूं, एक पर्सन है, एम्प्लॉयमेंट हैज अ जॉब। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी के अंडर हम वर्क कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, स्लो प्लीज। ओके ओके ओके, चलें ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होती है? हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के अंडर हम जॉब कर रहे होते हैं एज एन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है? हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर सिंपल लफ्जों में आपको समझाना चाहूं, हम जो किसी के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं। और जो हमारा बॉस होते हैं, जो कि बिजनेस ओनर होते हैं, वो हमारे टाइम को खरीद लेते हैं। अगर सिंपल लफ्जों में कहूं, यहाँ पर आप अपने नॉलेज और स्किल्स को के जरिए पैसे कमाते हैं। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट होता है ना, वो पैसे के लिए काम करता है डायरेक्टली। एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी जो सी है, दे वर्क फॉर मनी। दैट्स वाई वो अपना टाइम, अपने नॉलेज और अपनी स्किल्स के जरिए पैसे कमाते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक पर्सन जॉब कर रहा है। वो 8 से 10 घंटे वहां पर वर्क कर रहा है, किस चीज के लिए? एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि उसके बॉस ने दिया है, जो उस फील्ड से रिक्वायर्ड है। वो वहां पर अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंट अपना टाइम वहां पर दे रहा है। अपना टाइम वहां पर दे रहा है किस लिए? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। एक पर्सन की जॉब है पर मंथ 30,000, 30,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। वो किस लिए उसको सैलरी मिल रही है? वो इस बेसिस पे मिल रहा है। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँ, लोग एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी की तरफ क्यों आते हैं? 90% आप लोगों को पता होगा, जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास कैटेगरी आ रही है ई एंड एस, जो कि जिसके अंदर 90% पीपल लाई करते हैं। और वो मजीद क्यों इसी के अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं? उसकी मैं एक सबसे बड़ी रीजन आपको बताना चाहता हूँ, वो है सिक्योरिटी, सेफ एंड सिक्योरिटी। क्योंकि यहाँ पर उन्हें कंफर्ट जोन मिलता है।
बिकॉज उनको पता है कि आफ्टर 30 डेज उन्हें सैलरी मिलनी ही मिलनी है। उन्हें इस चीज से गर्ज नहीं होता कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रहे हैं, उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं। उन्हें सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि उनकी जो बेसिक सैलरी है वो पहली तारीख को उनके अकाउंट में आ रही है कि नहीं। दैट्स वाई लोग कंफर्टेबल रहते हैं कि हम जॉब करें, और जॉब को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। क्लियर हो गया? अगर मैं आपको एक सिंपल लफ्ज में कहूं, एक जॉब है, एक एम्प्लॉयमेंट है, उसी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2-3 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी पोस्ट चला गया। एक जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, एक जो है वो स्टार्टिंग अभी उसकी न्यू न्यू है ज्वाइनिंग, वो एज अ कोई HR डिपार्टमेंट से है या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से है। एक जो एम्प्लॉय है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला, उसकी सैलरी 30,000 है, लेकिन जो मैनेजर है उसकी जो सैलरी है 5 लाख पर मंथ है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक ही जितना टाइम दे रहे हैं वो, तो क्या रीजन है उनकी सैलरी में डिफरेंस? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि किस बेस पे एक की सैलरी 5 लाख है और किस बेस पे एक की सैलरी 30,000 आ रही है? क्या रीजन है? तो चैट बॉक्स में एक्टिव रहे और मुझे बताएं क्या रीजन है, बता सकते हैं आप में से कोई? ओके, स्किल्स एंड वैल्यू, वेल, ग्रेट, एक्सपीरियंस, ओके, वेल ये भी ठीक है, एक्सपीरियंस, वैल्यू। अगर सिंपल लफ्जों में कहने चाहिए स्किल्स एंड वैल्यू, ये भी परफेक्ट आंसर है। देखिए वैल्यू, उस पर्सन ने अपनी वैल्यू बनाई है। जो इंसान 30,000 की सैलरी पे काम कर रहा है वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही उतनी है, उसके पास स्किल्स और नॉलेज है ना, वो उतनी ही वैल्यू की, वैल्यू फॉर मनी वो उतना ही है। अगर एक पर्सन मैनेजर लेवल पे है, फर्स्ट ऑफ द थिंग उसने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया है, सेकंड थिंग उसने अपनी वैल्यू बनाई है। दैट्स वाई वो भी अगर 8 से 10 घंटे काम कर रहा है लेकिन उसकी सैलरी उससे 10 टाइम ज्यादा है या 20 टाइम ज्यादा है बनिस्बत बाकी इंप्लॉइज के। तो इंप्लॉइज कैटेगरी में मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंप्लॉइज कैटेगरी में 90% लोग लाई करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास जो इनकम होती है अदर कैटेगरीज के, वो 10% ही होती है। और लोग इसमें काम क्यों करना पसंद करते हैं? क्योंकि उसके अंदर उन्हें सिक्योरिटी मिल रही होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो ये रखती है। उन्हें इसके अंदर एक सेफ जोन मिलता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताऊं कि अगर हम इंप्लॉयमेंट करते हैं, इंप्लॉयमेंट कैटेगरी की तरफ जाते हैं, तो एज अ फ्यूचर हमें उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं हम, जो कि इंप्लॉयमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, अगर एक पर्सन है जो कि 20 to 30,000 की सैलरी उसकी लगी है 20 ईयर्स की एज में, 20 साल की उम्र में उसकी 20,000 अब उसकी सैलरी है, उसने स्टार्टअप किया अपना एम्प्लॉय कैरियर का। अब वो 60 ईयर्स तक अपनी वर्किंग करते हैं, आफ्टर 60 ईयर्स वो रिटायर्ड हो जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो 40 ईयर्स वर्क करता है, अगर आप कैलकुलेट भी करें उसकी 20,000 सैलरीज को, 1 ईयर में कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर वो 40 साल, अगर वो 1 साल भी अगर वो अपना वर्क करे, उसकी सैलरी आती रहे 20,000, तो वो कितना महाना आमदनी अर्निंग कर लेंगे, बताएं आप मुझे? 4,60,000, 20,000 अगर हो, 4,80,000, कोई कह रहा है 2,40,000। जी जी, बिल्कुल मैम ने ठीक है, 2,40,000, ओके ओके, 20,000 के साथ ठीक है, 2,40,000 पर ईयर उसकी इनकम हुई। तो अगर वही पर्सन 40 ईयर्स तक अपनी वर्किंग करता है और आफ्टर 5 ईयर्स के हिसाब से अगर हम उनके प्रमोशन या उनके इंसेंटिव एंड बोनसेस भी ऐड कर लें, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये उसके लिए वैल्यू फॉर मनी है? क्या वो वर्क कर रहा है, अपनी पूरी लाइफ दे रहा है वहां पे, क्या उसका इसका क्या बेनिफिट है एट द एंड? क्या उसको इसके अंदर टाइम फ्रीडम मिलेगा? क्या उसको इसके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा? नो। क्यों? क्योंकि एक जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो जब तक काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। अगर वो अपने काम पर नहीं जाता उसको सैलरी नहीं मिलेगी।
यानी कि ओनली एक्टिव इनकम यहाँ पर लाई करती है। आप काम कर रहे हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, वो आपको सैलरी दे रहे हैं। फर्स्ट मंथ आपकी सैलरी 20,000 है, आप काम करते हैं। सेकंड मंथ आप काम करते हैं, आपको 20,000 फिर सैलरी मिल जाती है। अगर थर्ड मंथ आप काम नहीं करते, क्या आपको सैलरी मिलेगी? क्या उस पर्सन को सैलरी मिलेगी जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो? थर्ड पर्सन काम नहीं, थर्ड मंथ उसने काम नहीं किया, क्या उसको भी सैलरी मिलेगी 20,000? फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ओनली एक्टिव इनकम, आप वर्क करेंगे, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, देन यू डिजर्व, फिर आप डिजर्व करते हैं। सेकंड थिंग ये कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर टाइम फ्रीडम नहीं है आपके पास। चाहे आप बड़ी से बड़ी पोस्ट पे हो जाए, आपके पास टाइम फ्रीडम तब तक नहीं होगा जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते। सिंपल बात। ठीक हो गया? तो अब इंप्लॉयमेंट कैटेगरी में आपको मैं बता दें, बेनिफिट ये होते हैं इनके कि लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और उन्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही, लॉस में जा रही है। उन्हें सिर्फ इस चीज से रिस्क है कि उनकी बेसिक जो सैलरी है वो आ रही है कि नहीं। सेकंड थिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हें नहीं मिलता। ये उसका डिसएडवांटेज है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम उन्हें कभी नहीं मिलेगा। एज अ टाइम टू टाइम जो उसका टेम्परेरी जो अपने कंफर्ट जोन में है, तभी तो उन्हें एक चीज के लिए उन्हें फ्रीडम मिलेगा एक तरह से, यानी कि वो सिक्योर एंड सेफ फील करेंगे अपने आप को। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर हम देखें, वो उनके लिए बेनिफिट नहीं बल्कि नुकसानदेह है इन फ्यूचर टर्म। ठीक है, सेकंड थिंग हमारे पास क्या आ जाती है? एस। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आ जाती है। ये वही लोग हैं जो 90% लोग इस कैटेगरी में लाई करते हैं। इसको बेसिकली हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ओनली एक्टिव इनकम भी है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर टाइम फ्रीडम इस तरह से आते हैं कि आप अपने काम का खुद बॉस होते हैं, कि आपने काम खुद करना है। ठीक है, आपने वर्क किया, आपको इनकम आ गई। मैं छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। लाइक शॉपकीपर्स होते हैं। शॉपकीपर्स, एक उसकी दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है उसका, वो वर्क कर रहा है। जब तक उसकी शॉप ओपन रहेगी, कस्टमर्स आएंगे, सेल्स आएंगे, उसको रेवेन्यू जनरेट होगा। जब तक वो काम करेंगे तब तक उन्हें इनकम जनरेट होगी। अगर वो शॉप बंद करके चले जाते हैं या कहीं ट्रेवलिंग पर जाते हैं, उनकी शॉप ओपन नहीं होती, तो उनकी इनकम जनरेट नहीं होगी, रेवेन्यू उनको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओनली एक्टिव इनकम इधर लाई करती है। आप काम कर रहे हैं, आपको टाइम फ्रीडम इस तरह से मिल सकता है कि आपकी मर्जी है आपने कब काम करना है। लेकिन इसके अंदर भी पैसिव इनकम नहीं होती। और बहुत से लोगों की गलत फहमी ये होती है कि वो ये कारोबार ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कारोबार बिजनेस नहीं होता। इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, स्मॉल बिजनेस उनके लफ्जों में हम कह सकते हैं। इसके अंदर सेकंड थिंग, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम इसके अंदर भी नहीं होता। मैं एक और छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। उबर ड्राइवर्स भी आपने देखे होंगे, और डॉक्टर्स वगैरह आपने देखे होंगे, उनके क्लिनिक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अपने क्लिनिक्स ओपन कर लेते हैं, उनकी एजुकेशन होती है, डिग्रीज होती है, स्किल्स होती हैं। लेकिन वो अपना एक क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, उसके ऊपर अपनी नॉलेज सेल्स कर रहे हैं। वहां पे वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं अपनी, कोई प्रोडक्ट नहीं है। जो उनका नॉलेज है वो वहां पे सेल्स कर रहे हैं। तो जब तक वो बैठे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको मेडिसिन वगैरह लिख के दे रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर रहे हैं, तो तब तक उनकी इनकम आएगी। उनका क्लिनिक बंद है, वो काम नहीं कर रहे, तो इनकम नहीं, ओनली एक्टिव इनकम वहां पे भी लाई करती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कैटेगरी है, इसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंस लोग चाहते हैं। इसके अंदर वो लोग लाया करते हैं जो फ्रीडम चाहते हैं, इंडिपेंडेंस, आजाद होना चाहते हैं, किसी का अंडर काम करना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम अपने बॉस रहते हैं, बी योर ओन बॉस। बट इसके अंदर यही है कि जब तक आप काम करेंगे तब तक है। तो इसके अंदर भी अगर एज अ लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, खुदा ना खास्ता आप बीमार होते हैं, आपको कहीं जाना पड़ जाता है इमरजेंसी, आप काम नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियली कोई स्ट्रोंग नहीं है। आप फाइनेंशियली आप जो वर्क कर रहे हैं, आपको टेम्परेली आपकी एक्टिव इनकम की बेसिस के ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट जो है वो सिर्फ ये होता है कि आप अपने काम का खुद बॉस होते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। लाइका एक अगर डिजिटल एग्जांपल मैं आपको दूं, फ्रीलांसर्स बहुत से ज्यादा है। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर है एकदम सर, क्लियर है, उनका नेट इशू है। ओके सर, आपका नेटवर्क इश्यू होगा, आप उसको रिजोल्व करें। तो मैंने ये चीज क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर लोग क्यों चाहते हैं, इनको एडवांटेज ये होता है कि वो इंडिपेंडेंस उनको मिल जाता है, ओनली इंडिपेंडेंस। फिर डिजिटल एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, लाइका फ्रीलांसर्स बहुत से हैं जो कि अपनी स्किल्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन मार्केट करते हैं और उनको सेल्स करते हैं। फ्रीलांसर्स के तौर पर जैसे कि बहुत से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फाइवर्स हो गए, अपवर्क्स हो गए, बहुत से लोग एज अ स्टूडेंट कैटेगरी मैक्सिमम यूज करते हैं अपनी
थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। यहाँ पे वो भी जब तक काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको इनकम आ रही, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो उनको ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको सोल्यूशन मिल गया, उनको इनकम जनरेट होगी। लेकिन अगर उनके पास प्रोजेक्ट भी आता है, और ये इनके ऊपर ये इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। लेकिन यही है कि अगर प्रोजेक्ट उनके पास काम नहीं आता तो ऑब्वियसली उनकी इनकम भी नहीं होगी। सिंपल लफ्जों में ये है कि इसके अंदर इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, लेकिन ओनली एक्टिव इनकम इसके अंदर लाइव करी होती है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको रेवेन्यू इनकम आ रही है। और जो अब जो कैटेगरी राइट साइड क्वाड्रेंट में आपको मैं लेके जाने लगा हूँ, यहाँ पर ओनली 10% लोग लाई करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ उसके अंदर 90 जो इनकम का जो सोर्स है ना, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो 90% रेवेन्यू जनरेट होता है। दैट्स व्हाई आपने देखे होंगे जितने भी मिलियनर बिलियनियर्स है वो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं। तो राइट साइड पर हम चलते हैं, जो कि हमारे पास आया था बी। बी इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर बिग बिजनेसमैन। बिजनेस हमारे पास क्या है, अगर एक छोटी सी डेफिनेशन एलेक्स में हमको बता, बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन पहली बात तो ये पैसे के लिए काम नहीं करता ना, पैसा उसके लिए काम करता है। ये भी मैं गलतफहमी जरा बहुत से लोग क्लियर करते, पैसा भी बिजनेसमैन के लिए काम नहीं करता। बिजनेसमैन एक सिस्टम क्रिएट कर लेता है, लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं, जहां से वो सिस्टम के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। सिंपल लफ्जों में कहूं, बिजनेसमैन एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक टीम के साथ, एक स्टाफ के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलकर जो एक सिस्टम के साथ वर्क करता है उसे कहते हैं बिजनेसमैन। और बिग बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी की बुक के अंदर कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उसे कहते हैं जिनकी मोर देन 500 पीपल्स की टीम है, जिनकी 500 से ज्यादा की टीम है, जो कि एक ही विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। एक उनका जो विजन है ना, वो एक ही विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं बिजनेस। और वो काम किसके लिए कर रहे हैं पीपल? उस बिजनेसमैन के लिए जिसने ये सिस्टम क्रिएट किया है। सिस्टम एक दफा उन्होंने क्रिएट कर लिया है, अब ये उनको जनरेशन टू जनरेशन बेनिफिट मिलेगा। एक्टिव इनकम स्टार्टिंग में उनकी होगी जब वो बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में उन्हें अकाउंटेंट भी खुद बनना होगा, स्टार्टिंग में वो सेल्समैन भी खुद होंगे, स्टार्टिंग में एचआर डिपार्टमेंट भी वो खुद होंगे, स्टार्टिंग में बैलेंस शीट हैंडल करना सबको ईच एंड एवरीथिंग वो इंसान खुद ही होगा। लेकिन जब एक दफा वो अपना बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं, टीम बना लेते हैं, आपने नाम सुना होगा बहुत से लोग बिजनेसमैन क्या कहते हैं कि मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो कि अपना 100% दे और एक ही विजन के साथ चले। बिजनेसमैन के पास बेशक स्किल्स नहीं होती, मैं आपको बताना चाहूँ बिजनेसमैन के पास स्किल्स इंप्लॉयज कैटेगरी की निस्बत बहुत कम होती है। लेकिन बिजनेसमैन के पास एक चीज होती है जो कि इंप्लॉय माइंडसेट के ऊपर नहीं होती, क्योंकि सारी चीज माइंडसेट से है। अगर आपका माइंडसेट बिजनेस कैटेगरी का है, आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आपका माइंडसेट बिजनेस कैटेगरी का है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट काम करने से पहले आपका माइंडसेट बना होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट बिजनेस का नहीं है तो आप बिजनेस कभी भी नहीं कर सकते, बेशक आपने सोचा। लेकिन कोई भी काम करने से पहले सारी चीज माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है, आपको अपना माइंडसेट बनाना होता है, आपके पास हर चीज रिक्वायर्ड हो। सेकंड थिंग ये आ जाती है, बिजनेस में आपको पता है कि पैसिव इनकम होती है। जब आपका बिजनेस बिल्ट हो जाता है, आप जो कर रहे हैं, आप एक टीम को लीड कर रहे होते हैं। अगर सिंपल होता है, मैं स्पेशलिटी बनाऊं, बिजनेसमैन के पास स्किल्स बेशक ज्यादा ना हो, लेकिन उसके पास एक स्किल होती है जिसे कहते हैं लीडरशिप स्किल्स। और लीडरशिप स्किल्स हमारी फील्ड के अंदर स्पेशली मैं आपको बताऊं, जिसका 95% अगर मैं कहूँ ना आपको, 95% टू 100% बेशक आप लगा लें, यही किरदार है इसका। यहाँ पे लीडर ही बनना है। क्योंकि मैं अगर कहता हूं अगर आपकी टीम 100 बंदों की भी है ना, उनमें काम करने वाले सिर्फ 10 है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सॉरी टू से, इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स के अंदर थोड़ी सी हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के ऊपर अगर फोकस रखेंगे ना, तो वो क्वालिटी ही आपका बिजनेस बिल्ड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो एम्प्लॉय, जो टीम आपके साथ काम कर रही है, आप सबका विजन एक होना चाहिए। अगर आप लोगों का विजन एक ना हुआ, टीम का विजन एक ना हुआ, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे साथ। वो टीम के अंदर डिस्ट्रैक्शन है, एज अ टीम वर्क ना हुआ, वो सिंपल लफ्जों में कहना चाहूंगा। क्वालिटी के ऊपर जब फोकस करेंगे ना, आपका बिजनेस बिल्ड होगा। क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया, बिजनेस आपका ग्रो हो जाएगा एक तरह से देखने में, लेकिन उस तरह से एज अ फ्यूचर वो टीम वर्क नहीं हो पाएगा, जो कि पैसिव इनकम के लिए रिक्वायरमेंट है। तो पैसिव इनकम मैटर करती है एज अ फ्यूचर में। आपको पता है बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, आपको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है फिर पैसिव इनकम, ठीक है। इसके अंदर टाइम फ्रीडम आपको बिजनेस में मिलता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, आप खुद के बॉस होते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं करते, बल्कि आप अपने टीम को एज अ लीडर लीड करके एक टीम को साथ लेके चलते हैं। अगर एक मैनेजर भी है ना, मैनेजर का काम क्या है?
मैनेजर का काम ये नहीं है कि वो आप काम करे, कोई उसके काम दे दे, ये कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे। मैनेजर का काम ये है कि जो उसकी टीम है उस टीम को लीड करे और चेक करे क्या टीम में काम सही हो रहा है। अगर कोई इश्यू आ रहा है उसके इश्यूज को रिजोल्व करना, कोई डील है तो उसको मैनेज करना, ये काम है मैनेजर का। टीम को साथ लेके चलना। और लीडरशिप स्किल में क्या है, लीडरशिप स्किल में ये कि टीम को आपने साथ लेके चलना है। देखिए बॉस और लीडर में यही फर्क होता है। बॉस ये है वो ऑर्डर देता है कि सर ये काम है, आपने ये काम करना है। वो आपके टाइम खरीद लेता है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आपको सैलरी देंगे, आपके 8 घंटे यहाँ पे ऑफिस में होने चाहिए, आपने इस चीज के लिए काम करना, आपको पे किया जाएगा। आप वो लोग उसके विजन के लिए काम कर रहे होते हैं, वो ऑर्डर करता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए ग्रो कौन हो रहा है, वो बिजनेसमैन ग्रो हो रहा है क्योंकि उसके विजन के लिए काम कर रहे हैं। जो कि एम्प्लॉयमेंट जिसे ऑर्डर दिया जाए वो ग्रो नहीं हो रहा, वो सिर्फ वहां पर अपनी नॉलेज और स्किल्स सेल कर रहा है। वो वहां पे उसको सेल कर रहा है और उसको उसकी जगह पे किया जा रहा है, सिंपल। तो बॉस अकेला ग्रो हो जाता है या उसके साथ कुछ इसके इर्द गिर्द के। लेकिन जो लीडर है वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है। और बिजनेसमैन की यही एक खूबी है कि वो लीडरशिप स्किल्स के साथ अपनी टीम को साथ ग्रो करता है। ठीक हो गया। सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स बेसिकली अगर मैं सिंपल लफ्जों में आपको कहूं, मनी वर्क्स फॉर इन्वेस्टर्स। पैसा काम करता है इन्वेस्टर के लिए। पैसा काम करता है इन्वेस्टर के लिए, ना कि इन्वेस्टर काम करता है। और इसी तरह बिजनेसमैन भी पैसे के लिए काम नहीं करता, लेकिन वो एक सिस्टम क्रिएट कर लेता है और जो टीम होती है वो उसके विजन के लिए काम करती है। काम करती है एक ही विजन के साथ, एक ही गोल के साथ। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स क्या, सिंपल लफ्जों में इन्वेस्टर्स में लोग अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ ये इन्वेस्टर जो है ना बहुत बड़ी कैटेगरी है। और आप लोगों को मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा जो कि मैंने इसी बुक से, और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा। रिच डैड पुअर डैड ये बुक भी आप रीड करें और कैश फ्लो क्वाड्रेंट इसको भी आप पढ़ें। आपको पता चलेगा ये इन्वेंशन भी ESPM मॉडल जिसे आप कहते हैं, बेसिकली इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसको हम ESBI मॉडल भी कहते हैं। और कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये बुक है बाय रॉबर्ट कियोसाकी की, जो रिच डैड पुअर डैड। तो रिच डैड पुअर डैड आप लोग मस्ट रीड करें। मैं आपको कहता हूं आपको फाइनेंशियली जो नॉलेज जो मिलेगा ना, वो आज नहीं आपकी लाइफ में बहुत काम देगा। नॉलेज ले, मैं आपको इतना कहता हूं। सर आपको बुक का नेम आपको बुक में मिल जाएगी, नो इश्यू। रिच डैड पुअर डैड बहुत फेमस बुक है। ठीक है, आप गूगल भी करेंगे, बेशक इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ले लें। और मैं आपसे कहता हूँ डेली बेसिस पे रीड करना, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स निकालें और रीड करें इसे। आप लोगों को फाइनेंशियल ESPM मॉडल क्या है, इसकी डेप्थ में जितना आप जा सकते हैं, आपको फाइनेंशियली नॉलेज कहीं नहीं मिला होगा। अपने एजुकेशनल करियर में भी आप देखें, क्या आपको ESPM मॉडल के बारे में पता था? 10% को मैं भी पता हूं, लेकिन 90% को मैं श्योरिटी से कहता हूं नहीं पता था। हमें फाइनेंशियली नॉलेज नहीं दिया जाता। अगर फाइनेंशियली नॉलेज दे दिया आ जाए तो यहाँ पे लोग गुर्बत ही ना हो, क्योंकि सारी बात है माइंडसेट से। फाइनेंशियली नॉलेज भी तभी आएगा जब हमारे पास नॉलेज होगी। अगर नॉलेज नहीं होगी हम कुछ कर नहीं सकते, बातें कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स कैटेगरी की अब मैं आपको जो मेन चीज इसके लिखवाने चाह रहा हूं उसके लिए आप लोग रेडी हो जाए। तो हमारे पास बेसिकली आती है इन्वेस्टर्स, 5 लेवल्स आते हैं हमारे पास इन्वेस्टर्स के। इसके लेवल्स के बारे में मैं लिखवाना चाह रहा हूं। सिर्फ इन्वेस्टर्स के हमारे पास ना 5 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 1 आप लोग लिखना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए अगर मैंने 4-5 घंटे लगा के थोड़ी रिसर्च करके लिखा है ना, पता आपको भी पता चल जाएगा गूगल से कि सारी चीजें। लेकिन अभी अगर आप नोट डाउन कर लेंगे ना, ये है कि आपको निचोड़ आपके कम टाइम में मिल जाएगा। मुझे पता सब बिजी होते हैं, क्योंकि अगर वर्कशॉप में आ गए हैं ना तो अटेंटिवली सुन लें। क्योंकि आज नहीं, मुझे पता बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन एज अ फ्यूचर आपको बहुत चीज काम आएगी। स्लो स्लो बताइएगा। जी जी मैं बिल्कुल स्लो स्लो। सो 5 लेवल्स हमारे पास होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स कैटेगरी के होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ। तो पहला लेवल 1 हमारे पास जो होता है कैटेगरी का, वो हमारे पास है डेप्ट फ्री, इन डेप्ट। अच्छा डेप्ट क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आप लोगों को थोड़ा बताए। चलिए अगर नहीं पता मैं आपको ना थोड़ा बेसिक चीजें क्लियर कर दूं, क्योंकि जो कि फाइनेंशियल नॉलेज में थोड़ा सा मैटर करते। देखिए एक हमारे पास होते हैं क्रेडिटर्स, एक होता है हमारे पास डेटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास वो होते हैं जिनको हमने पैसे, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं।
हमने क्रेडिटर्स हमारे पास वो होते हैं जैसे कि हमारे पैसे हमारे एक एग्जांपल है, मैं आपको लाइबिलिटी के हिसाब से दे तो एक कार है आपने परचेज किया, एक कार आपने परचेज कर लिया है, ठीक है, उसके अंदर फ्यूल आपका जा रहा है, आपका उसके अंदर जो फ्यूल लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, वो आपके पास से मनी जा रही है, यानी क्रेडिटर आपके पास से इनकम जा रही है ना कि आ रही है, एक किस्म का उसके अंदर लॉस ही हो रहा है, ठीक है, वो आपकी तरफ से प्रोवाइड आप पे करते हैं, आप इस तरह के अकाउंट पेएबल आपके पास जो होते हैं वो क्रेडिटर्स, जबकि डेटर्स हमारे पास वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने, हमारे पैसे कहीं से आने हैं, वो हमारे पास डेटर्स हो जाते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर भी मैटर करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं लेवल 1 में ये बताऊं, डेप्ट फ्री एक पर्सन है जो कि इन्वेस्टर है, वो लेवल 1 की जो कैटेगरी है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है, वो अपना, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता, वो अपनी चीज को इन्वेस्ट करता है एज अ लायबिलिटीज थिंग्स में, उसके वहां पर इन्वेस्ट कर लेता है ऐसी चीजों में जहां से उसको पैसे एसेट्स क्रिएट कर लेता है वो। सिंपल लफ्जों में आपको कहूं, मैं कहता हूं मेरे पास 50 लैक्स है, मैं उसकी मार्केट में 2 या 3 शॉप्स लेके उनको रेंट आउट कर देता हूं, रेंट आउट कर देता हूं, तो वहां से मुझे इनकम जनरेट होगी या मेरा लॉस होगा? ऑब्वियसली मेरी इनकम वहां से आएगी, मैंने वहां से अमाउंट रिसीव करनी है, मुझे हर मंथ एक स्पेसिफिक जो भी रेंट है वहां से पैसे आएंगे मुझे। जी जी सर, बिल्कुल डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि हमारे वहां से अमाउंट रिसीव हो रही है, जहां से भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आपके कैपिटल में ऐड हो रहा है, वो आपके डेटर्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, या अमाउंट रिसीवेबल आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर डेटर्स फ्री वो अपने एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं जहां से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, और उनकी जो इनकम होती है वो भी सेव होती है, क्योंकि उससे एसेट बन गया, जो शॉप है वो उसकी एसेट है, अब आपने शॉप को एज अ मार्केट में रेंट आउट कर दिया, वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अकाउंट आपका डेटर्स है, वो आपके अमाउंट रिसीवेबल हो रही है, डेप्ट फ्री हो जाते हैं फिर वो बात। लेवल 2 हमारे पास क्या आते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि वो सेविंग्स को प्रेफर करते हैं, यानी वो कहते हैं कि वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर ना सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं और बैंक अकाउंट को ही अपना एसेट्स मानने लग जाते हैं। बैंक अकाउंट भी बेसिकली एक एसेट है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। बैंक अकाउंट में आपको पता है कि इसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह आ जाती है, दूसरी चीजें आती हैं, टेम्परेरी टैक्स वगैरह हो जाती है, यानी कि सैलरी वो इस चीज को ये समझते हैं कि सेविंग इज द बेस्ट थिंग, हमने पैसा है वो मैंने जोड़ते रहना अपने बैंक अकाउंट में, वो मेरा एसेट बन रहा है, लेकिन असल में ये चीज नहीं होती, एसेट्स आपकी दो चीजों की सूरत में हो जाते हैं, ऐसी सूरत यानी कि वो आपसे वहां पे इनकम आनी है या आपकी स्टेबल होगी है एक इनकम, ना उसके अंदर लॉस आ रहा है, लेकिन उससे आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो एसेट्स आपके पास, ठीक है। इसके अंदर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, वो अपने बैंक अकाउंट को मजीद अपना बढ़ाता जाता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो एसेट बना रहा है, लेकिन इसके अंदर उसे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, एजुकेशन की इसके अंदर कमी, तो वो अनएजुकेटेड होता है ऐसा पर्सन। मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ कि किन किन लेवल्स पे और लोगों को लॉस किस बेस पे होता है इन्वेस्टर्स कैटेगरी में, वो अनएजुकेटेड होता है, तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए होती है, उन्हें फाइनेंशियली नॉलेज होता है अबाउट इन्वेस्टर्स। अगर वो एक बंदा अगर इन्वेस्ट करे ना कैटेगरी में, तो इन्वेस्ट करने से पहले उसे बिजनेस करना चाहिए, फर्स्ट वो बिजनेस करे, इससे पता होगा। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर एक इंसान है वो कहता है वो इन्वेस्टर कैटेगरी में जा रहा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, अब आपको पता है कि इन्वेस्ट करने के लिए आप जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, अगर आपको बिजनेस के बारे में ही नॉलेज नहीं है, तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप ही प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी कि आपके पास उसके रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, अनएजुकेटेड, बिना देखे बिना नॉलेज लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर 90% चांसेस है कि आप लॉस में जाएंगे। क्यों? आपने उसके अकॉर्डिंग रिसर्च एनालिसिस नहीं की और ना आपको इससे पहले बिजनेस का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए अगर इन्वेस्टर कैटेगरी में कोई जाना भी चाहता है, यू शुड मस्ट हैव फर्स्ट बिजनेस, आपको पहले बिजनेस करना चाहिए, तो आपको क्योंकि आपको बिजनेस में पता होगा, बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी कि बिजनेस ग्रो किस तरह होता है, किन बेसिस पर होता है, क्या डील्स होती है, कैसे इनकम जनरेट होती है। अगर एक कंपनी है ना, लेट्स सपोज आपने स्टॉक्स वगैरह देखे, उन स्टॉक्स में कंपनीज के जो होते हैं शेयर होल्डर्स, जो शेयर्स होते हैं वही परचेज करते हैं ना, लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अब क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी जिसे कहते हैं, लोग वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर भी रिसर्च एंड एनालिसिस होती है। जो पर्सन एनालिसिस या रिसर्च की बेस पर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके 90% चांसेस है कि वो प्रॉफिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने रिसर्च किया, नॉलेज लिया उससे रिलेटेड, पहले सीखा फिर इन्वेस्ट किया, उसे पता कि ये काम कैसे करता है। अगर ये कंपनी, उसकी कंपनी का बैकग्राउंड उसने देखा होगा, उसका प्रेजेंट देखा होगा, उसका फ्यूचर देखा होगा कि आगे क्या ग्रो है, इसकी प्रोडक्शन क्या है, नॉलेज लिया होगा, देन वो इन्वेस्ट करेगा, उसको पता होगा कि उनका बिजनेस ऐसे काम कर रहा है।
लेकिन जो अनएजुकेटेड पर्सन होगा वो ये बेस पे कर देगा, किसी के ओपिनियन पे कर देगा, या वो बिना विदाउट नॉलेज वो इन्वेस्ट कर देगा अमाउंट। क्लियर हो गया? थर्ड लेवल हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास है लैकिंग नॉलेज। यहाँ पे भी सिंपल हमारे पास वही चीज है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर जो नॉलेज अबाउट है इन्वेस्टमेंट, जो नेसेसरी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड हमें नॉलेज होना चाहिए स्पेशली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको पता है एक फाइनेंशियली कैटेगरी, आपकी इनकम जिसके अंदर भी कैश इन्वॉल्व हो रहा है या एसेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आपकी फाइनेंशियली फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड नॉलेज होना मस्ट आपके लिए है रिक्वायर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग, किसी भी फील्ड में आप करते हैं। यानी कि इसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज होता है जो इस पर्सन जो कैटेगरी इस कैटेगरी में पर्सन लैक करता है थर्ड लेवल में। थर्ड क्या है सर? मैम थर्ड बेसिकली यही है, रिपीट मैं आपको बताता हूँ। थर्ड यही है लैक ऑफ नॉलेज। इसके अंदर जो भी फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड ना नॉलेज नहीं होता पर्सन के पास, तो उसे इस चीज को इंप्रूव करने के लिए चाहिए कि वो पहले नॉलेज ले, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं ना तो फिर आप खाली हाथ रहेंगे। सिंपल बात, 99% चांस है लॉस में जाएंगे, आपको पता नहीं है, आप अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं, आपको उसके रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है आपको, तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा? नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज के लिए आपको फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज एजुकेशन चाहिए, उससे रिलेटेड नॉलेज हासिल करना चाहिए। जी मैम इसके बाद आपको तो अगेन रिपीट कर देता हूँ। फोर्थ लेवल हमारे पास क्या है? फोर्थ लेवल जो कैटेगरी में हमारे पास आते हैं, ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। क्योंकि देखें इन्वेस्टमेंट एक इंसान कर रहा है, उसके अंदर उसे फेलियर भी होगा, यानी कि लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, ये दोनों चीजें साथ साथ है। लेकिन एक इंसान ऐसा जो कि लॉस के एक दफा उसे लॉस हो जाता है, बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, वो गिव अप कर जाता है। लेकिन नहीं, लेकिन लेवल 4 कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं, वो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और गिव अप नहीं करते, बल्कि उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अपनी गलतियों से सीखेंगे, उसे इंप्रूव करेंगे एंड मूव ऑन, और दोबारा ट्राई करेंगे, और तब तक करेंगे कोशिश जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाती। यानी कि वो अपनी गलतियों से ही यहाँ पर सीखते हैं। सिंपल लफ्जों में अगर मैं कहूँ, वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, अपनी प्रीवियस मिस्टेक से एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और एनालाइज करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की, किधर किधर हमसे गलतियां हुई है, उन चीज को इंप्रूव करेंगे, नॉलेज लेंगे, ठीक है, देन वो अगेन ट्राई करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक जो लास्ट हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन चारों का एक ऐसा को मैं कह रहा हूँ कंबाइन है, जो कि हमारे पास है लेवल 5 इन्वेस्टर। लेवल 5 इन्वेस्टर बेसिकली आपको कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी कि अपने कैपिटल्स बिल्ड करते हैं। कैपिटल्स के बारे में आपको पता होगा, बिजनेस को ही कहते हैं बेसिकली कैपिटल, ठीक है। इसके अंदर फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं, वो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, ठीक है, बट स्टिल ये फाइनेंशियली फ्री, यानी कि इनके पास इनकम है, पैसा बन रहा है, लेकिन ये स्टिल भी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, सेल्फ पर्सनालिटी, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहते हैं। यानी कि जो अपनी लर्निंग का फेस है ना, उसको वो ब्रेक नहीं करते, स्किप नहीं करते कि नहीं मेरे पास पैसा है, फाइनेंशियल फ्रीडम हूं, तो मैं अपनी लर्निंग को भी रोक दूं। नहीं, वो जो लर्निंग्स है ना, अपनी जो लर्निंग स्किल्स है, उसको कंटिन्यू रखते हैं। वो सीखने की अब उनके अंदर एबिलिटीज होती है कि वो हर चीज को सीखते हैं, चाहे वो नॉलेज उन्हें कहीं से भी मिल रहा हो, ठीक है। लास्टली इसके अंदर जो 7 थिंग्स है ना, मैं आपको ना वो रिपीट बताना चाहूंगा, जो कि भाई रॉबर्ट कियोसाकी क्वाड्रेंट एफएलपी ज्वाइन करने। हम बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बिजनेस कैटेगरी में मैं आपको एक और चीज बताना, मैं थोड़ा सा मिस करके आपको बताया था। उसके अंदर 2 टाइप्स होती है हमारे पास। ओके ओके, रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। देखिए हमारे पास बिजनेस की ना, हमारे पास 2 कैटेगरी होती है। एक हमारे पास होता है फिजिकल बिजनेस, आप लोग बेशक ये लिख लीजिएगा। एक होते हैं वर्चुअल बिजनेस, जिसे ऑनलाइन बिजनेस भी कहते हैं। हम जो कर रहे हैं ना, हम ये बेसिकली जो कर रहे हैं, हमारा ये ऑनलाइन बिजनेस ही है, लेकिन इसके अंदर हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जो वैसे वर्क कर रहे हैं ना, अगर सिंपल हो जाए, ऑनलाइन वर्चुअल बिजनेस है हमारा। और तो वर्चुअल बिजनेस के बेनिफिट क्या होते हैं? इसके अंदर ग्लोबल एक्सेस होती है, मैटर नहीं करता कि आप किस कंट्री में या उस एरिया स्पेसिफिक लिमिट के लिए, इसके अंदर लिमिट नहीं होती, इसके अंदर आप इंटरनेशनली आप कर सकते हैं अपना वर्क। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पता है, आप एक लिमिटेड एरिया तक आप बाउंड रह जाते हैं, और इसके अंदर आपको फिजिकल चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक चीज है, मैं कहता हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज क्या है, हमारे पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। पैसे भी हो, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास पहले इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे आप पैसों का क्या करेंगे? तो पहली चीज आपके पास फर्स्ट प्योरिटी पे क्या आनी चाहिए? आइडिया। और आइडिया ऐसा होना चाहिए, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, आइडिया आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो,
वो पहले से मार्केट में ना हो। अगर पहले से ही एक चीज मार्केट में है ना, तो आपके कंपेटिटर्स ज्यादा हो जाएंगे। मैं कहता हूँ मैं रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, और मेरी प्रोडक्ट्स क्या है, मैं वहां पर एक मैं अपना जो फूड है ना, देसी फूड है, मेरी कढ़ाई हो गई, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड रेस्टोरेंट से 100 हो रहे हैं। मेरे पास ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या यूनिक मेरी प्रोडक्ट है जो कस्टमर मेरे पास अट्रैक्ट होके आएंगे? नहीं। तो मेरे कंपेटिटर्स ज्यादा हो जाएंगे, तो मेरे लिए बिजनेस बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें एक किस्म से फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, और इसके अंदर हाई रिस्क होता है, हाईली रिस्क बेस्ड होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। क्योंकि आप पहले एनालिसिस करते हैं, अगर आपके पास यूनिक आइडिया, फिर चांसेस है आपके पास कि 80 to 90% आप स्टेबल हो जाएंगे मार्केट में ग्रो कर जाएंगे। पहली चीज क्या होती है फिजिकल बिजनेस में? यूनिक आइडिया। सेकंड थिंग, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो कि आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी भी है। थर्ड थिंग, आपके पास एक टीम होनी चाहिए। वो टीम आपकी स्टाफ की सूरत में हो सकती है, टीम मेंबर की सूरत में हो सकती है, ग्रुप की सूरत में हो सकती है, एम्प्लॉय की सूरत में हो सकती है। ठीक है, आप टीम के साथ वर्क करते हैं। फोर्थ थिंग, आप एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू वो एक दूसरे लिंक कर रहा होता है काम सारा। ठीक है। अब फिफ्थ थिंग ये है कि आप जब मार्केट में आते हैं, अगर आपका यूनिक आइडिया है तो आपके कंपेटिटर्स कम होंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो मार्केट में नहीं है, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर सेल्स का जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम जाएगा, जनरेट होगा। लेकिन अगर आपके पास यूनिक आइडिया नहीं है, आपके पास भी कॉमन आइडिया है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ, देसी है मेरी भी फूड, मैं कोई यूनिक आइडिया में कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं लेकर आया, या न्यू रेसिपी नहीं है मेरे पास, वही सिंपल है, तो मेरे कंपेटिटर्स ज्यादा है। तो उसके लिए क्या चीज है? हाई रिस्क है, मुझे हाई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस को मैक्सिमम प्रमोट करना पड़ेगा, और टाइम टेकिंग होगा। मार्केट में मैं हो सकता है मैं स्टेबल भी रह पाऊं या नहीं, 1 साल 2 साल बाद में बिल्कुल ठप हो जाए मेरा बिजनेस। जब चलेगा ही नहीं, आपके जो अमाउंट है रेवेन्यू नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में नहीं जाएगा। जब कंपेटिटर ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली हाईली रिस्क है। जब यूनिक आइडिया होगा तो उसके अंदर स्टेबिलिटी के आपके पास मार्जिन ज्यादा है कि हाँ 1 साल 2 साल में बिजनेस बिल्ड होकर मैं स्टेबल हो जाऊंगा। और अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँ, लाइक फ्रेंचाइज सेल कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली हम यहाँ पे भी, तो उससे तरीके मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैकडोनल्ड्स का नेम आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। जब वो स्टार्ट हुआ था ऑब्वियसली वो एक एरिया में एक छोटा, जैसे कि यहाँ पे बर्गर का एक स्टॉल नहीं था, वैसे ही थी वो मैकडोनल्ड्स। लेकिन एक रिच मैन, एक रिच पीपल गुजर रहा था, उसने वहां से देखा कि उसकी दुकान पे रश बहुत था। मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि कैसे वो आज वर्ल्ड वाइड एक ब्रांड बना हुआ है। वो भी हर चीज की शुरुआत जो है एक बिल्कुल छोटे तिनके के बराबर सी होती है, मैं आपको इतना बताना चाहूँ। एक छोटी कोई भी, और आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूँ, एक में जनरली कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट कीजिएगा मत, और कभी भी किसी छोटी चीज को कम मत समझिएगा। और अपने काम को, और आप जो काम कर रहे हैं ना, उसको ओनर दे, वो ओनरेबल है आप जो काम को कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने काम को इज्जत नहीं ना देंगे, सर आपको काम की तरफ से बेनिफिट नहीं होने वाला। और अपनी वैल्यू जरूर कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट लाजमी क्यों कीजिए। आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आपकी वैल्यू और कहां पर आपको बोलना मुनासिब है। अगर आपकी वैल्यू, आप अपनी खुद इज्जत नहीं ना करते, अपनी वैल्यू नहीं बनाते, लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि लोगों आपको इंपॉर्टेंस उस तरह से नहीं देंगे। ये इसी तरह है, अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो लोगों ने नहीं करना आपको, आप पे यकीन, जब तक आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है। तो अपने ऊपर यकीन आपने करना है, और अपनी आपकी वैल्यू बिल्ड करें। और जिस दिन आप वैल्यू बिल्ड करने में, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरा 6 to 7 मंथ का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मैटर नहीं करता कि मैंने यहाँ से इनकम कितनी कमाई है, अर्निंग की, मैटर नहीं करता कि मेरा भी लेवल कितना है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, मैंने एक चीज सीखी है जो कि मैं आप लोगों को ही बताऊंगा। माशाल्लाह से बहुत से ग्रेट लीडर हैं यहाँ पे, वो कर रहे हैं और अभी तक लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। और इस चीज की गारंटी मैं आपको अभी दे दूंगा। अगर आपको गारंटी चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ, अगर कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहेंगे ना सर, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं इस चीज की गारंटी दे, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और कभी भी आप ये मत सोचिएगा, इंसान के बीच में थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, डिसहार्ट हो जाता है, जब उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार, और उसके अंदर एक ही आवाज जरूर आती है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्क करेंगे ना, तो इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ, आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल होंगे। और जो स्किल, जो यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट आपकी हो जाएगी ना, वो कहीं नहीं होने वाली, मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। मैटर नहीं करता आप कितने परफेक्ट है अपनी फील्ड के अंदर, मैटर ये करता है गलती कर रहे हैं सर, करें, गलती से सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है। गलती करके गलती कर रहे हैं, सीख नहीं रहे, तो फायदा नहीं है उसका। 10 साल बैठ जाए आप किसी भी फील्ड के अंदर, लोगों का पता क्या है,
वो एक काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल किया, और फिर जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो क्या कहते हैं, हम फेल हो गए, और फिर वो ब्लेम करते हैं। एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब उसे कहीं फेलियर आता है ना, वो ना ट्राई करता है कि लोगों के सामने ना वो ब्लेम कर दे किसी और चीज को, या तो वो प्लेटफॉर्म को करेगा, या किसी की वजह से कहेंगे कि उस बंदे की वजह से नहीं मेरा काम हो। ब्लेम मत करें किसी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। चाहे आप फेल हो रहे हैं, फेलियर कुछ नहीं है, अपनी डिक्शनरी से नाम निकाल दें फेलियर। फेलियर सक्सेस से पहले चैप्टर का नाम है। मैं आपको सिंपल इतना कहूंगा, जिस इंसान ने फेलियर को फेस नहीं किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जितने बिजनेसमैन हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, स्पेशली जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है एलन मस्क, उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी आप सर्च कीजिएगा, थोड़े से उसके बारे में पढ़िएगा, आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। चले बाहर हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो कि हम कह रहे थे बिजनेस के अंदर मैं आपको बता रहा था। अब हम फिजिकल ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ मैं आपको बता रहा था अपनी फील्ड से रिलेटेड। लेट्स सपोज मैकडोनल्ड्स है, उसके बारे में बता रहा हूँ। वो एक पीपल था, उसने उसके बाद देखा कि रश बहुत था, तो वो रिच मैन उसके पास गया, पहले उसकी उसने प्रोडक्ट चेक की, उसके जो बर्गर था ना वो चेक किया, उसको टेस्टी लगा, जाहिर सी बात है रश भी इसी बेचता था। फिर आफ्टर दैट उसने उसके ओनर से किया था, क्यों ना हम मिलके इसकी एक और, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, इसकी एक और लाइक ब्रांच ओपन करते हैं इस एरिया में। तो बहरहाल उनका वहां पे कॉन्टेक्ट हो गया, उसने एक एरिया से दूसरे एरिया अपना प्लेटफॉर्म मतलब कि एक्सटेंड कर लिया अपना बिजनेस, फिर एक एरिया से दूसरे एरिया, फिर एक सिटी से दूसरी एटी, ऐसे ही वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ब्रांड बन गया, जिसको मैकडी के नाम से भी कहते हैं, और मैकडोनल्ड्स। 33,000 ब्रांचेज हैं इसकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मैकडोनल्ड्स की मैं आपको कहना चाहूँ। और यहाँ पे भी वो फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, नेटवर्क ही बिल्ड किया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँ, वो नेटवर्क बिल्ड करने में उसको 25 से 30 साल लग गए। किस बेस पे? क्योंकि वो ट्रेडिशनल बेस था, मेथडोलॉजी तो थी वो ट्रेडिशनल थी, टाइम भी लगा उसके अंदर बहुत। लेकिन आज अगर मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहता हूँ ना, सर मेरे पास 5 करोड़ है, मैं कहता हूँ मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहता हूँ, और 99% में श्योरिटी से कहता हूँ, अगर मैं मैकडोनल्ड्स की, केएफसी की फ्रेंचाइज ले लेता हूँ ना, और मैं वही बिजनेस करता हूँ, 90% श्योरिटी से कहता हूँ मेरा प्रॉफिट में जाएगा बिजनेस। क्यों? एक वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री के साथ हम बिल्ट हो गए हैं सर। जैसे इधर ऑनलाइन में फॉरएवर है, ये भी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, जिसे 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है। किसी नई चीज के साथ इसका ऑलरेडी नाम बना हुआ है, आपने इसके साथ मिलकर काम करना है, सिर्फ प्रमोट करना है। वहां पे भी फ्रेंचाइज एक 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 ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी से तीसरी ब्रांच प्रमोट ही हो रहा है ना। लोगों को ऑलरेडी पता है मैकडोनल्ड्स क्या है। अगर कस्टमर आएंगे, आपने न्यू ब्रांच भी ओपन किया, आपके पास डायरेक्ट कस्टमर आएंगे, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट या ऐसी कुछ ज्यादा खास कराने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक लोकेशन चाहिए जहाँ पे नीड है। लोग अगर दूर जा रहे हैं ना मैकडोनल्ड्स के लिए 10 किलोमीटर दूर, आप उसी एरिया में वो ब्रांच ओपन कर ले जहाँ पे लोग जा रहे हैं, उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूर, और वही कस्टमर वही एरिया आप कर। तो ये पावर है फ्रेंचाइज की, और एक गुडविल की। गुडविल किसे कहते हैं? एक वेल स्टेब्लिश नेम, नाम बन चुका है मैकडोनल्ड्स। और नाम किससे बनता है? नाम बनता है टाइम से, वैल्यू से। टाइम लगा है पीछे 20, 25, 30 साल उस नाम को बनने में। सर स्लो प्लीज। ओके मैम, स्लो टॉपिक जरा, इसके बाद एक और भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा था। चलिए अब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ। आपको पता है कि फॉर वर्चुअल बिजनेस है, इसके अंदर ग्लोबल एक्सेस होती है, इसके अंदर हाईली इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है आपको, और इसके अंदर वेल किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, आपको मैं बताना चाहूँ। ऑनलाइन बिजनेस में ना आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म, अगर हम अभी वर्क भी कर रहे हैं ना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल में पहले एक हॉल के अंदर एक मीटिंग हुआ करती थी, एक हॉल बुक कराया जाता था, वहां पे एक स्पीकर बोलता था, 100 बंदों की सीट होती थी। लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, इंटरनेट का जमाना है, पता है, ठीक है, ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हम अपने अपने घर बैठ के थ्रू इंटरनेट की मदद से ही वर्क करें, एज अ वर्चुअल वर्चुअल मीटिंग हो रही है ना हमारी। तो ये पावर किसकी है? इंटरनेट की है, इंटरनेट की पावर है। यानी कि इसके अंदर आपकी ग्लोबली एक्सेस है। यहाँ पे अगर कोई अमेरिका से भी पर्सन बैठा होगा ना, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, थ्रू इंटरनेट आप ग्लोबली एक्सेसिबल है। तो इसके अंदर ये बेनिफिट होता है। क्लियर हो गया आपको बिजनेस कैटेगरी में? तो इन्वेस्टर की तरह हम वापस आते हैं। 5 लेवल्स आपको कहते हैं, मैं जरा जल्दी से थोड़ा सा रिपीट करूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो 5 लेवल्स इन्वेस्टर्स के बारे में मैंने बात की। पहले मैंने कहा था कि जो डेप्ट होते हैं, यानी कि आपने डेप्ट फ्री इनकम जहां से आपको आनी होती है, वो अपने एसेट्स बिल्ड कर लेते हैं जहां से उनको इनकम आनी होती है। सेकंड जो पर्सन होते हैं ना, वो फिर प्रेफर करते हैं ना, उनका वो ये चीज प्रेफर करते हैं कि वो अपनी इनकम को बैंक अकाउंट में सेव करने लग जाए सकते हैं। वो अपने बैंक अकाउंट को ही समझते हैं कि वो हमारा एसेट है, लेकिन वहां से उन्हें इनकम नहीं जनरेट होती, तो वो उनकी लैक ऑफ नॉलेज ही होती है, ठीक है? उनको उस चीज से रिलेटेड नॉलेज नहीं होता कि हमने इन्वेस्टमेंट हमारी बेसिकली क्या है। अगर हम सेविंग मनी कर रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर ए मतलब सेविंग थिंग, वो इस चीज को बेस्ट समझते हैं कि पैसा जमा करना हमारे लिए बेस्ट है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, पैसा जमा करने से इंसान अमीर नहीं होता,
पैसा से पैसा बनाने यानी कॉन्टिन्यूसली इनकम जनरेट होती है, वो आपको रिच रखती है। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक पर्सन का एक मंथ 2 लाख का चेक आ गया, अगले मंथ उसका कोई चेक नहीं है, 10,000 का चेक है। क्या फर्क है इसके अंदर? वो जमीन आसमान का फर्क है। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, ये इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आप पैसा कमाते रहना चाहते हो तो अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर दें या अपने पैसे से पैसा कमाएं। एक आपको 10 लाख आ रहा है, अब ये नहीं कि 10 लाख आपने रख दिया, ठीक है उसको एंजॉय किया, आप उससे अपने एसेट्स बिल्ड करें सर। आप उनसे ऐसे एसेट्स बिल्ड करें जहां से आपको इनकम जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो, और उससे भी जो इनकम आए ना उसको री इन्वेस्ट करें। और री इन्वेस्ट जब करते जाएंगे ना, आपका कैपिटल बड़ा होता जाएगा। जब कैपिटल बड़ा होगा आपकी इनकम बड़ी होगी, इनकम ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू हो जाएगा, आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ह्यूज इनकम। तो ये पावर होती है, पैसे को रीबिल्ड री इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, थर्ड कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज होता है पर्सन को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या वो जिस फील्ड में फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड ना, उसे लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो बगैर एजुकेशन या बगैर नॉलेज लिए किसी चीज में इन्वेस्ट करता है तो 90 टू 100 बल्कि 100% एक तरह से कहना चांसेस है वो लॉस में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज के बारे में रिसर्च नहीं की, उसे फाइनेंशियल फील्ड के रिगार्डिंग उसे नॉलेज नहीं है। तो दैट्स वाई वो लॉस में जाता है। तो इसलिए वो लैक ऑफ नॉलेज इस कैटेगरी वाले आते हैं पर्सन थर्ड लेवल में। फोर्थ लेवल में मैंने आपको बताया था, इसके अंदर लोग गलतियां करते हैं, लेकिन लोग अपने अपने फेलियर से, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और उनको सीख के रुकते नहीं है, गिव अप नहीं करते, बल्कि उनको इंप्रूव करते हैं एंड गो अवे, मूव अवे। वो आगे से दोबारा ट्राई करते हैं, ना कि गिव अप करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है लेवल 4 इन्वेस्टर। और जो कि लेवल 5 इन्वेस्टर होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वो कमाई नहीं, अगर आपको कर लीजिए, वो कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी कि वो अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल फ्री होते हैं। फाइनेंशियल फ्री कैसे होते हैं? वो इनकम है, उनको एक पैसा आ रहा है एक जगह से, वो उसी पैसे को अपने दूसरे एसेट्स में री इन्वेस्ट कर देते हैं। वहां से जो इनकम जनरेट हो रही है, अब उधर से भी इनकम आ रही थी, दूसरी साइड से भी इनकम, उन दोनों को एड अप करके उन दोनों को तीसरी एसेट्स में उनको री इन्वेस्ट कर दिया, या उसी एसेट में, यानी कि अपनी इनकम को री इन्वेस्ट करके एक कॉन्टिन्यूसली सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं जो कि उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। दैट्स व्हाई कहते हैं मनी वर्क्स फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, तो इसके अंदर और सेकंड एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको बतानी थी, इसके अंदर फाइनेंशियली फ्री तो वो होते हैं, लेकिन वो अपनी लर्निंग का फेज को रोकते नहीं है, स्किप नहीं करते। बहुत से लोग होंगे अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंचे होंगे माशाल्लाह, लेकिन अगर उनका लर्निंग का फेज रुक गया ना, ठीक है, अगर उनका लर्निंग का फेज रुक गया तो वो उनके पास नॉलेज कम होता जाएगा। देखिए नॉलेज सबके पास है, तो नॉलेज को संभाले रखना भी एक आर्ट है। मैं अगर एक चीज लिखता हूँ, ठीक है, और अगर समझता हूँ, अभी तक अगर आप लोग भी मीटिंग में सुन रहे होंगे मुझे, टेम्परेली आपके माइंड में हर चीज बैठी हुई है, और बहुत सी चीजें आपको पहले भी क्लियर होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखते नहीं है ना, स्पेशली फॉर न्यू वंस, जो न्यू ईयर्स है, अगर लिखते नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूँ 2 दिन बाद अगर उनसे पूछा जाएगा डीपली में कि लेवल 5 इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, अगर उन्होंने नहीं लिखा होगा वो भूल जाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, देखिए कंप्यूटर नहीं है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग भी सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने के लिए भी हमें जो चीज हाथों से लिख के गुजरती है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। वो जब आप उसके ऊपर वर्क करते हैं ना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाती है। और जब आपने जहां पे भी लिखा होता है अपने रजिस्टर पे, कॉपी पे एक दफा अपने पॉइंट्स ओपन करते हैं, जो भी उस मीटिंग में आपने सुना होता है, आपको सारा रिकॉल हो जाता है माइंड में कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, ये चीज डिस्कस हुई थी उसके अंदर। तो ये बेनिफिट होता है लिखने का, पेपर वर्क का। सो लास्ट में आपको मैं रोबर्ट्स के 7 में आपको क्वाड्रेंट्स में आपको बताना चाहूंगा, 7 स्टेप्स आपको बताना चाहूंगा, जो कि 1 क्वाड्रेंट टू अनदर क्वाड्रेंट, यानी कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ कैसे मूव करना है और आपने फाइनेंशियली गोल्स को अपने कैसे अचीव करना है, वो रॉबर्ट कियोसाकी के 7 स्टेप्स में आपको लिखवाना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइट डाउन करना लिख शुरू कर दें। तो 7 स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? माइंड योर ओन बिजनेस। और मैं आपको बताना चाहिए माइंड योर ओन बिजनेस इससे रिलेटेड वो नहीं कि अपने काम से काम हो, यानी कि आपका जो माइंड होना चाहिए, अपना माइंड इस तरह से डेवलप करना, बिजनेस माइंडसेट करना है डेवलप इसके अंदर में, क्योंकि अभी हम फाइनेंशियल कैटेगरी के अंदर हैं, तो इसको उसका मीन में ना लेके जाइएगा। अपने काम से काम तो रखना ही है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप अपने काम से काम नहीं ना रखते, मैं आपको सिंपल बताना चाहूँ, बहुत से लोग हैं, मैं इस टीम के नहीं है, एक पर्सन है मेरे साथ कांटेक्ट में, अदर टीम से, उनका ना यही होता है कि अगर मैं कोई स्टेटस भी लगा लूँ स्पॉन्सर, हाँ ये इन सर का बिजनेस हुआ, कितने सीसी का सर, आपका कितने सीसी का बिजनेस हुआ है। उनका यही होता है कि दूसरों के बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करता है कि सर आपका कितना हुआ है। और जब वो एक इंसान करता है ना, दूसरे के मामले में इंटरफेयर करता है, तो उसका फोकस हो जाता है उसके बिजनेस, अपने गोल से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
ठीक है, तो इसलिए कहते हैं अपना तो माइंड योर ओन बिजनेस, अपना माइंडसेट इस तरह से डेवलप करें कि आपका बिजनेस माइंडसेट हो जो कि बिजनेस ओनर का माइंडसेट हो। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो आप फिर लोगों के लिए ही काम करेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे। सेकंड थिंग आपको मैं बताऊंगा, कंट्रोल योर कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी कि अपने पैसे को आपने कैसे कंट्रोल करना है। आपको पैसा आ रहा है लेकिन आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, पैसा आपके पास है, यानी कि ये वही बात आके री इन्वेस्ट, अपनी मनी को स्पेंड कर दें अपने दूसरे एसेट्स में जहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि मनी मेक्स मोर मनी, पैसा लगाएंगे उससे री इन्वेस्ट करेंगे वो मोर मनी। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम क्रिएट कर लें जहां से आपको इनकम बनती रहे, रुके मत। थर्ड थिंग हमारे पास क्या आती है, इसके अंदर हमें नॉलेज मिलना चाहिए डिफरेंट, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिस्की सिचुएशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो कैलकुलेटेड रिस्क होता है ना, उसके अंदर यानी कि एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो करेगा, रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेगा, और वो पर्सन कौन सा आता है, एजुकेटेड इन्वेस्टर, उसने नॉलेज ली होती है। सेकंड थिंग रिस्की सिचुएशन। रिस्की सिचुएशन ऐसे पर्सन होते हैं जो कि अनएजुकेटेड होते हैं और जो कि अपनी जो छोटी छोटी चीजें जहां पे वो अपना काम कर रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं। अगर उनसे कोई गलती भी हुई है ना, उसको इग्नोर करते हैं, उससे सीखते नहीं है, तो इस बेस पे वो रिस्क उनका ज्यादा हो जाता है, वो रिस्की सिचुएशन वापस ज्यादा। तो ये जो मैंने आपको बताया थर्ड चीज के अंदर ये डिफरेंस बताया कि कैलकुलेटेड रिस्क होता है, उसके अंदर एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो कैलकुलेशन की बेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, या अपना रिस्क लेते हैं किसी भी चीज का, क्योंकि रिस्की सिचुएशन में होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, अगर उनसे कोई मिस्टेक भी होती है ना वो उसको इग्नोर कर जाते हैं, ना कि सीखते हैं। ठीक है, आगे फोर्थ हमारे पास होता है नो योर इन्वेस्टिंग स्टाइल। जैसे कि मैंने आपको पीछे कैटेगरीज बताई, इन्वेस्टिंग स्टाइल आपका क्या होना चाहिए उन 5 लेवल में से। पहले आपने वो डिपेंड करना है कि आप किस कैटेगरी में कौन सा लेवल आप करना चाहते हैं, किस लेवल बेस के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले आपको वो पहचानना चाहिए कि आप लेवल 1 के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, क्या लेवल 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर। ठीक है, पहले आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। अगर ये आपको मैं बता रहा हूँ अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना स्टेप बाय स्टेप बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ना 3 टाइप्स होती है इन्वेस्टर्स की। पहले मैंने आपको लेवल्स बताए हैं और ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, पहले मैंने आपको 5 लेवल्स बताए हैं और अब मैं आपको इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज बता रहा हूँ, टाइप्स बता रहा हूँ। 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले इन्वेस्टर्स वो होते हैं वो रिसर्च फॉर प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है ना उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। 3 मैं दोबारा बता देता हूँ सर, 3 मैंने आपको बताया इसके अंदर डिफरेंस होता है कैलकुलेटेड रिस्क के ऊपर और रिस्की सिचुएशन के ऊपर। कैलकुलेटेड रिस्क में वो होते हैं जो कि नॉलेज रखते हैं हर फील्ड से रिलेटेड, यानी कि जिस फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट लगा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं रिस्क बेस में ना, तो ये रिस्क ही रहा है, तो वो एक एनालिसिस उसके नंबर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर, तो वो नॉलेज रख रहे हैं, एजुकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। जबकि रिस्की सिचुएशन में जो कोई पर्सन होते हैं ना वो नॉलेज नहीं रखते, कोई उनकी रिसर्च नहीं होती, वो अनएजुकेटेड होते हैं। ठीक है, और वो अपनी कोई गलती हो रही है ना, पीछे कोई गलती कर भी है, बैड एक्सपीरियंस है, वो उनसे सीखते नहीं है। ठीक है, वो उसको इग्नोर कर जाते हैं, तो इस बेस पे उन्हें रिस्क ज्यादा होता है। तो ये एक डिफरेंस है कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिस्की सिचुएशन, थर्ड कैटेगरी। फोर्थ मैंने आपको बताया नो योर इन्वेस्टिंग स्टाइल, आपको अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए। और इसी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं। पहली टाइप हमारे पास होती है सर्चेस फॉर प्रॉब्लम्स। ऐसे इन्वेस्टर्स अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज के अंदर वो काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को पहले सर्च करते हैं कि आखिर मसला क्या है। अगर उनसे कोई गलती हो गई या कहीं हो गया, उन्हें पता चला कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसमें से, तो मैं कहाँ पे फेल हो रहा हूँ या मुझे पता नहीं चला कि मेरा यहाँ पे गलती क्या हो रही है, तो वो उस अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप वाले हमारे पास वो होते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम्स आते हैं उसके आंसर्स गेट करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और थर्ड थिंग हमारे पास क्या होते हैं, वो ऐसे पर्सन होते हैं वो किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेस पर इन्वेस्ट करते हैं। मैं कहता हूँ मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर, या मैं कहता हूँ मैं एक कंपनी है मैं फॉरएवर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वहां के पहले एक्सपर्ट को लूंगा जो कि उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, उसकी प्रोडक्शन हिस्ट्री, करंट सिचुएशन और फ्यूचर के बारे में नॉलेज रखता होगा, ईच एंड एवरीथिंग उसे पता होगा, वो एक्सपर्ट होगा। और एक्सपर्ट भी ऐसा होगा जो कि अपनी अच्छी वेल्थ पोजीशन पे होगा, फाइनेंशियल प्लेस उसका एक अच्छे पे होगा, उसने अच्छी अर्निंग की होगी, उसको एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो आप एक्सपर्ट फाइंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ब्रोकर्स देखे होंगे, स्टेक होल्डर्स के अंदर ब्रोकर्स ब्रोकर्स यही कहते हैं ना कि सर आज उनके पास इन्वेस्टर क्लाइंट्स होते हैं, वो उनके कहने पर इन्वेस्ट करते हैं कि आप इसके शेयर्स परचेज करना आपका प्रॉफिट होगा, ऐसे ही है ना। या आपको बिजनेस कंसल्टेंट भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपको एडवाइस दे रहे हैं बिजनेस कंसल्टेंट। अगर हम यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट है ना, हम अपना किसी को कोई कहता है बिजनेस करना चाहते हैं, हम उसको कंसल्ट कर देते हैं, हम उसे मशवरा दे देते हैं सर आप ये बिजनेस करते हैं, इस पर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और आपके पास जो फिफ्थ कैटेगरी में हमारे पास आ जाती है
और ये लास्ट में है ना, ये तीनों कैटेगरीज को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर बेस्ट थिंग आपने इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, अगर आप रिजल्ट्स को मैक्सिमम चाहते हैं ना, तो ये तीनों कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स हैं, इनको कंबाइन करके आप वर्क करें, आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास आता है फाइंड मेंटर्स, कि अगर आप किसी भी फील्ड में, आपके मेंटर्स अच्छे होने चाहिए। दो वाला रिपीट कर दें, सेकंड वाला मैंने आपको रिपीट किया मैम। अच्छा, आप टाइप्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर टाइप का सेकंड वाला सर्च आंसर, जो आपको प्रॉब्लम मिली थी उसके सॉल्यूशंस गेट करने हैं। और थर्ड वाले पास सीक एक्सपर्ट्स, आप फाइंड एक्सपर्ट की आप सलाह लेते हैं, पहले एक्सपर्ट अच्छे फाइंड करते हैं, उनके कोडिंग के बेसिस के ऊपर आप वर्क करते हैं। अब फिफ्थ की तरफ हमारे फाइंड मेंटर्स, हमने अपने जो हमारे मेंटोर्स है ना हमारे, वो हमारे ऐसे, हम उनकी बेस पे चलते हैं। चूज वाइजली योर मेंटर्स, यानी कि आपके जो भी आपके सीनियर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, जो कि आपको लेके चल रहे हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको साथ लेके चल, वो आपने फाइंड करने, वो अच्छे हो, उनके साथ हो, ठीक है। वो क्यों होते हैं, लेट्स सपोज इन्वेस्टर्स के अंदर आप किसी के मेंटर्स की तरह है, वो अपने बेस्ट फाइनेंशियल प्लेस के ऊपर उसको इन्फेक्शन, उसके पास अपना क्या कहते हैं एक्सपीरियंस भी अच्छा है, वो आपको लॉसेस से प्रोटेक्ट कर देगा। यानी कि जो लोग सेव करना चाहते हैं प्रोटेक्ट की बेस पे, वो किसी ना किसी मेंटर की मशवरा लेते हैं, जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं, ताकि उन्हें लॉसेस का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो सिक्स कैटेगरी हमारे पास जो आता है, सिक्स स्टेप हमारे पास आता है, मेक इट अ स्ट्रेंथ। मेक इट अ स्ट्रेंथ यानी कहने का मतलब ये, अगर आपको फेलियर आ रहा है ना कहीं, अगर आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप गिव अप मत करें, आप एनालाइज करें कि आपकी मिस्टेक क्या, और अपनी मिस्टेक से लर्न करें। यानी कि इनडायरेक्टली इनवाइटेबल आपको होना चाहिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने फेलियर को, अगर आपको कोई भी बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसको अवॉइड मत करें। ये इनके आपके सामने बेशक देखने में आपके लिए वो छोटी चीज हो, वैल्यू ना रखती हो, लेकिन इसको आप इग्नोर कर देंगे, वो आने वाले टाइम में आपको नुकसान दे सकते हैं। तो डोंट अवॉइड योर मिस्टेक्स और फेलियर, और अपने फेलियर से सीखें और उसको इंप्रूव करें एंड मूव ऑन, ठीक है। मैम ये 5 वाला ही है। अच्छा, 5 वाला फाइंड मेंटर्स, कि आप अपने मेंटर्स, आप अपने वाइज चूज करते हैं, जिनकी बेसिस पे आप अपने डिसीजन लेते हैं इन्वेस्ट, वो इसलिए करते हैं ताकि आप वो आपको प्रोटेक्ट कर सके लॉसेस से, इन्वेस्टर्स कैटेगरी में। क्लियर है, भी हो गया। अब लास्ट हमारे पास होता है पावर ऑफ फेथ, बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए, यू शुड हैव बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। पहले आपको अल्लाह पाक की जात पर होना चाहिए, सेकंड थिंग आपको अपने ऊपर बिलीव लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को अपने ऊपर बिलीव नहीं ना, तो लोग उसके ऊपर क्या बिलीव करेंगे। अपनी वैल्यू को अपने ऊपर बिलीव करना सीखे, क्योंकि बिलीव जब तक नहीं ना करता इंसान, उसके अंदर एक ना कमी रह जाती है, कि वो एक इसकी जगह होता है, कंफ्यूज रहता है कि क्या उससे ये काम हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब आपके ऊपर बिलीव होगा ना, आपको अपने ऊपर, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, अगर एक इंसान वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आपके अंदर पोटेंशियल होगा उस चीज को करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं ना सर मोटिवेशन क्यों दी जाती है, मैं कहता हूँ अगर आपको मोटिवेशन ना मिले ना, स्पेशल इस फील्ड में, आप 50 दिन से ज्यादा नहीं चल सकते। या तो आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे, वीडियोस देखेंगे, अपने सीनियर के साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे, वो आपको गाइड करते, बीच में डिसअपॉइंटेड हो जाती है ना जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो जब आपको अपने ऊपर बिलीव होगा ना, अपना गोल को ऐसे रखें कि आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास अब क्लियर हो गया टॉपिक, और लास्ट टॉपिक जो कि हमने करना था, सर ने मुझे कहा था स्पेशल आप लोगों को बता दिया, बहुत से लोगों को पता भी होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बेशक सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट की जाए तो ये रिजल्ट देता है, जो कि हमारे पास है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टारगेट है, गोल सेटिंग। ये मैं आपको लास्ट में क्लियर कर देता हूँ, टाइम कम है, ये गोल सेटिंग का टॉपिक जरा मुझे क्लियर करने दें, मैं एक दफा ओवरव्यू में कर दूंगा, ठीक है, नो इश्यू। तो गोल सेटिंग बेसिकली हमारे पास क्या, एक गोल है, हमारे लाइफ में कोई ना कोई गोल्स होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँ 95% पीपल्स के गोल्स नहीं होते उनकी लाइफ के अंदर। हाँ, उन्हें पता होता है कि हमने ड्रीम्स होते हैं, लेकिन कुछ भी रह जाते हैं, क्यों, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो सिर्फ उसके बारे में सोचते ज्यादा है, थॉट्स लेकर आते हैं कि हाँ काश ये हो जाए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। लेकिन जब आप गोल सेटिंग कर लेते हैं ना, गोल सेटिंग जब आप कर लेंगे, वो आपको ड्रीम्स को फुलफिल करने के आपसे काम करवाएगा। क्यों करवाएगा, गोल सेटिंग बेसिकली एक प्लानिंग का नाम है। आपने अपना टारगेट लिख लिया है, और ये करना की जरूरत है, ये काम है, मैं कहता हूँ मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गाड़ी लेना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, गाड़ी नहीं आएगी, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या ये मैंने अगर गाड़ी लेनी है, मुझे इतनी इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, और इतनी इनकम में कितने टाइम में मैं कर सकता हूँ। इनडायरेक्टली तो सारी बेस इनकम के ऊपर है, और आपकी उस फील्ड के ऊपर जिसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे हैं। तो आपको वहां पर प्लानिंग का फेज जनरेट करना होगा, जिसे कहते हैं गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग बेसिक
के लिए हमारे पास प्लानिंग है जो आपके ड्रीम्स को गोल्स को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। बहुत से लोग हैं वो अपनी प्लानिंग ड्रीम्स उनके होते हैं लेकिन वो उसको राइट डाउन नहीं करते। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों की लिस्ट ऑफ गोल्स क्या है तो 90% या 80% की लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं होगी, या उन्हें पता भी नहीं होगा, या उन्होंने बनाए नहीं होंगे कि हाँ ये मैंने लिस्ट बनाई है। नहीं, हाँ उन्हें पता होगा कि टारगेट होना चाहिए लाइफ में, लेकिन कभी लिखा ही नहीं, सोचा हुआ है, कभी इसको राइट डाउन। देखिए मैं आपको कहता हूँ जब आप राइट डाउन कर लेते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज कहीं ना कहीं रहती है, तो राइट डाउन किया करें। आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को पता होगा बहुत सी चीजों का, लेकिन जब आप लिख लेते हैं ना उसके अंदर आपकी बहुत सी चीजें इंप्रूव हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं सीखने का मिलेगा। ठीक है, तो गोल सेटिंग में भी हमारे पास ना दो टाइप्स हो जाते हैं, जो कि मेनली दो टाइप्स है। अगर ब्रीफली में जाऊं तो तीन टाइप्स, तो मेनली दो टाइप्स बताता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे पास कौन से गोल्स होते हैं? ऐसे गोल्स जो कि हम अपने 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ आप अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स बनाए शॉर्ट टर्म गोल्स की। कैसे बनाएंगे? उनके अंदर क्या क्या शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल्स कम से कम आपके इतने हो कि वो अचीवेबल हो और उनको आप अचीव करें। बेशक वो आपका छोटा ही छोटा गोल है। चलिए मैं अगर आपसे कहता हूँ आप शॉर्ट टर्म गोल्स की आपने लिस्ट बनानी, कैसे बनाएंगे? लिखना शुरू करें, थोड़ा सा मुझे मैसेज में बताएं कि सर मेरा ये शॉर्ट टर्म गोल है। अपने शॉर्ट टर्म गोल के बारे में मुझे थोड़ा बताएं। आप कहते हैं मैंने एक मोटरसाइकिल लेनी है 6 मंथ के अंदर, आईफोन लेना है, कार लेनी, कार शॉर्ट टर्म गोल है सर, ठीक है। चलिए आप कहते हैं आपने कार लेनी है विद इन शॉर्ट टर्म गोल, मैंने आपको बताया है इसकी जो टाइम लिमिट आपकी आएगी 6 to 1 ईयर, इसके अंडर आपने अचीव करना है। ये आपके हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, अगर आपके आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में लॉन्ग टर्म गोल्स, ऐसे गोल्स जो आप अपने 5 साल 10 साल या 20 साल के अंदर आप अचीव करना चाहते हैं। वो आपके बड़े से बड़ा गोल हो सकता है, आपका 5 करोड़ 10 करोड़ का घर भी हो सकता है, आपकी ड्रीम कार भी हो सकती है, आपकी बहुत सी चीजें हो सकती है जो कि आप 2cc इन 1 मंथ शॉर्ट टर्म गोल, बिल्कुल फाइनेंशियल ये भी है आपका 6 मंथ 6 फिगर अंडर, बिल्कुल शॉर्ट टर्म गोल है। अब इसको अचीव कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ। पहली चीज तो आप ये कीजिएगा, अपने लिस्ट ऑफ गोल्स बनाए, क्योंकि मुझे पता है मीटिंग होगी खत्म हो जाएगी, जिसने सुना होगा एक ने कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया होगा, कुछ ने ज्यादा मतलब कि चाहिए होगा, पैशनेट होंगे, उन्होंने लिख भी लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एंड पे रह के 10% कैटेगरी बच जाएगी जो कि सिर्फ इंप्लीमेंट करेगी, 90% विल नॉट फॉलो। ये एक फंडामेंटल है, रेशियो है हर चीज की कैटेगरी में कि 90% लोग फॉलो नहीं करते। हाँ उन्हें पता होता है चीजों का, वो सुन भी लेते हैं, लेकिन 10% लोग इंप्लीमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि सर करना है हमने, और जब वो करते हैं उन्हें इंशाल्लाह रिजल्ट मिलते हैं, सामने होते हैं। तो लिस्ट ऑफ गोल्स आज से अपनी बनाए। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में आपकी वॉच हो सकती है 10,000 की, आपका अच्छे से अच्छा ड्रेस हो सकता है 50,000 का, आपका अच्छे से अच्छा मोबाइल फोन हो सकता है, और सो मेनी थिंग्स। अपनी शॉर्ट टर्म गोल्स की आप लिस्ट बनाए, और मैं आपको बता रहा था उन लिस्ट में से ना 20 चीजों की शॉर्ट टर्म गोल्स की लिस्ट बनाए, और उनमें से ना ओड नंबर्स वाले का ना 5 को सेलेक्ट कर लें। अब ओड नंबर्स की आप ये कीजिएगा ना कि क्या फिलोसफी है एक ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप लोग अपने 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 ना फिंगर्स नंबर अपने माइंड में सोचें, 0 से लेके ना 9 तक अपने माइंड में फिगर सोचे कि क्या फिगर है। सोच लिया आप लोगों ने? एक माइंड में सोचे, बताना नहीं है बाद में मुझे। क्या सोचा आपने? सोच लिया? मैं आपको बताना चाहूंगा वो फिगर मैक्सिमम लोगों का 7 होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसके ऊपर रिसर्च हुई है। 7 होगा, और 7 इज अ ओड नंबर। नहीं सर, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम का, नॉट ऑल। तो आप उन मैक्सिमम में नहीं होंगे, कोई इश्यू वाली बात। अगर मैं आपसे कहूंगा आप लोगों का कलर जो है, अपने माइंड में एक कलर सोचे, आप अपने माइंड में एक कलर सोचिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कलर है, अपने माइंड में सोच लें। मैक्सिमम लोगों ने रेड कलर सबसे पहले माइंड में आएगा। देखिए अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, मुझसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ मत, जो पहले आपके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में आया ना कलर, वो मैं मैक्सिमम जो है ना, मैं आपको रिसर्च और मैं आपको उसके बेस पे बता रहा हूँ कि रेड कलर हो। ठीक है, चले अब आते हैं यहाँ पर अपने ओड कैटेगरी वाले नंबर्स को, गोल्स को आप सर्कल कर ले। 5 बेस्ट, उन 20 में से 5 बेस्ट जो ओड वालों को सर्कल कर ले, उन्हें टॉप पे रख ले, फर्स्ट प्रायोरिटीज पे रख ले, और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना सीखे। और साथ में अपने गोल के साथ डेट पंच कर दे। अगर आपने 10,000 की वॉच लेनी है तो उसके साथ डेट लिख दें कि मैंने इस मंथ के अंदर 10,000 की वॉच मैंने लेनी है। और मैं आपको बताना चाहिए जब आप अपना एक गोल अचीव कर लेते हैं ना, आपके अंदर पोटेंशियल एक बूस्टअप आया था सेकंड गोल को अचीव करने के लिए, कि हाँ अगर मैं ये कर सकता हूँ तो दूसरा भी कर सकता हूँ। अगर मैंने 10,000 का गोल अचीव कर लिया तो 10 लाख वाला भी कर सकता हूँ। आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव बूस्टअप होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजीद बिल्ट होता है।
क्लियर है? ये लिस्ट ऑफ गोल्स बनाने का तरीका बता दिया, कैसे बनाना है माइंड में नहीं आता बहुत से लोगों को। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं, उसके लिए बहुत से लोगों को पता भी होगा। अगर कहते हैं सर हम लिखने जाते हैं कुछ लिख लेते हैं, इतने ज्यादा नहीं बनते, तो आप इस तरह से लिखें। अगर मैं कहूँ आपका अभी 5 लाख रुपए आपको दिए जाए, 5 लाख रुपए आपको दिए जाए और आपको मैं खड़ा कर दूंगा शॉपिंग मॉल में, 5 लाख है, 1 मिनट है आपके पास, 5 लाख की शॉपिंग करनी है। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ 5 लाख का 10 लाख की शॉपिंग भी कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। आपके माइंड जल्दी जल्दी चलेगा कि हाँ मैं इसे 1 लाख का ये ले लूं, 50,000 का ये ले लूं, ये चीज ले लो, आपके माइंड चलेगा कि नहीं? तो इसी तरह माइंड में अपने रखें कि आपके पास 2 लाख है, लिस्ट बनाना शुरू करें, लिस्ट बनाना शुरू करें सर। आपके वो लिस्ट ऑफ गोल 20 क्या 200 भी हो जाएंगे, लेकिन आप 20 गोल्स शॉर्ट टर्म गोल लिखें, उनमें से और कैटेगरीज वाले को 5 गोल्स को सर्कल करें, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लगे और पहले उनको अचीव करें अपने 6 मंथ के अंदर। क्या आपके होगा शॉर्ट टर्म गोल्स और कैसे करने वो भी बता दिया। सेकंड थिंग, आपके पास सारे लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि आप अपने 5 साल 10 साल 20 साल की लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और वो गोल आपका बड़े से बड़ा हो सकता है, आपका प्राइवेट जेट भी हो सकता है। मिड टर्म गोल, बिल्कुल मैम, मिड टर्म गोल्स भी हैं। मिड टर्म गोल आपके उस कैटेगरी में आपके 1 ईयर से 3 इयर्स के अंदर आती है। उनके अंदर आप अपनी जो भी रखते हैं, आप कार चाहते हैं 3 इयर्स के अंदर आपकी 7 फिगर अर्निंग हो, ये आपका गोल है। लेकिन अपने शॉर्ट टर्म गोल से स्टार्ट करें, मिड टर्म गोल पर है, लॉन्ग टर्म गोल पे है। और जब आप अपना शॉर्ट टर्म गोल एक अचीव कर लेते हैं ना, सेकंड गोल को, जितना भी अगले आगे जो आपके गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल इंटूवर्स, बिल्कुल। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, जैसे कि कल एक मीटिंग हुई थी हमारी, तो एक सर ने कहा था मैं 1 मंथ में मैनेजर अचीव करूंगा, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से उनके ऊपर हंस भी रहे थे, अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे लीडर हैं। अगर आप लोग भी उन 90% लोगों की तरह माइंडसेट रखते हैं ना, जो कि इस फील्ड में नहीं है, या उनका माइंडसेट यही है, नेगेटिव है, दूसरों को डीमोटिवेट करना, दूसरों को सपोर्ट ना करना, उल्टा उनकी टांग खींचना, उनका मजाक उड़ाना, तो सर सॉरी टू से आपने, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप कम से कम सपोर्ट करें। सर ठीक है, अगर 1 मंथ में नहीं हो सकता, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, कम से कम आपने सोचा है। मैं आपको बताना चाहूँ 80 to 90% लोग सोचते ही नहीं है कि उन्हें करना क्या लाइफ में, उनका कोई टारगेट ही नहीं होता, वो घूमते रहते हैं। मेरे अपने कजन ही है, मैंने उनसे पूछा कि यार आप एफएससी के बाद क्या करोगे? कह रहे यार एफएससी में नंबर आएंगे देखेंगे तब। लेकिन जब आपका एक टारगेट होगा ना कि नहीं, मैंने एफएससी में मैंने 90% अबव नंबर लेना, उसके बाद मेरी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, तो आप जब मेहनत करेंगे ना, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपको रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। और जब आप कह रहे ना जब नंबर आएंगे देखे जाएंगे, फिर वो नंबर भी वो दुनिया देखती है, सिंपल बात है। सर देखें, आपकी सक्सेस, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सक्सेस से आपकी ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमा लिया, लेकिन आज के दौर में यही है, लोग ये कहते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल इंसान वो है कि आप हैं, आपसे कितने लोगों को फायदा होगा। अगर आप कामयाब है अपनी फील्ड में, आपको आपके रिश्तेदारों का, आपके भाइयों का, आपके दोस्तों को इसका फायदा नहीं है, तो क्या फायदा है इस कामयाबी का? सपोर्ट करना सीखें सर। अगर आप काम कर रहे हैं ना, गोल्स भी अचीव कर रहे हैं ना, अपने नेचर को सपोर्टिव रखें। अगर आज आप शुरू किया है ना, देखे ना, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत से लोगों ने आपको डिमोटिवेट नेगेटिव करने की कोशिश की, सपोर्ट मैक्सिमम लोगों को नहीं मिला होगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला, आपने वो चीज एक्सपीरियंस किया, आप बिल्ट हुए हैं अपने ओन पे, आपने मेहनत की है, अगर आप भी वही दूसरे लोगों के, एक बंदा अगर एक बात कर रहा है, उसको भी अगर आप सपोर्ट नहीं करें, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो सर आप हंसे भी मत। जिस इंसान को आप फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो उसका नुकसान भी मत करें। सिर्फ इतना आप कर सकते हैं, आपका एक लफ्ज बोलने से। मैं कहता हूँ जो मोटिवेशन होती है ना, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि हिम्मत हार चुके होते हैं, उन्हें कुछ उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन अगर उसको कहीं ना कहीं किसी की मोटिवेशन से अगर कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है, कुछ एक नजर आ रहा है, एक वे नजर आ रहा है, आई कैन डू। बहुत से लोग जागे हुए हैं, उठे हुए हैं, लेकिन अंदर से जमीन उठाना, अंदर से झिझोड़ना पड़ता है। जब अंदर से झिझोड़ने की बारी आती है ना, तब उसको कहते हैं मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन इसलिए जरूरी है। जिन लोगों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मैं आपको बताना चाहूँ, वो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन खुद ले रहे होते हैं, वीडियोस के थ्रू, अपने मेंटर्स के थ्रू सेल्फ मोटिवेट हो रहे होते हैं, और वो मैं मान ही नहीं सकता बगैर मोटिवेशन के कोई चल पाए। आपको मैं अगर कहना चाहूँ एक चीज है कि हमने जीना है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स में ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज का काम है 93%, जिसके अंदर आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आईबॉल मूवमेंट, जो आपकी कम्युनिकेशन जुबान का ना 7% है इसका सिर्फ रोल, अकॉर्डिंग टू कासिम अली शाह। मैंने भी नॉलेज कहीं से लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैंने लिया है, मैं आप लोगों को बता दूं, और इसमें बताने में ही जो मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है, उसको कहते हैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस।
मेरा बात करना, मुझे पता है मेरे से भी 100 गलतियां हो गई होंगी। जो समझदार लोग होंगे वो मेरी गलतियां निकाल रहे होंगे, ना कि फोकस करेंगे क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो अपने गोल्स बनाए लाइफ में, एक अपनी जिंदगी को मकसद दें कि आपने करना क्या है। इस फील्ड में आने से पहले या जब तक मैं स्टडी कर रहा था, मेरे लाइफ में गोल थे, हाँ ड्रीम्स थे, लेकिन मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हाँ गोल सेट करूं और उसके लिए मेहनत करूं कि यार करना ही करना है, इतने टाइम के अंदर मेहनत करूंगा इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ट्राई तो करके देखे ना, रिजल्ट मिलना ना मिलना, रिजल्ट मिलना ना मिलना वो देखे अल्लाह ताला के हाथ में, मेहनत करना आपके हाथ में। ठीक है, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं, ये तो सुना होगा ना आपने। तो अपने आप को, अपने गोल के ऊपर आप मेहनत जरूर करें सर, रिजल्ट इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मिलेंगे। मैं आपको बताऊं रिजल्ट में टाइम आपको लग जाएगा मिलने में। मैं अगर अपना भी बताऊं, मेरे 6 to 7 बल्कि 7 to 8 मंथ्स का मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन एएस लेवल असिस्टेंट सुपर, मैं प्राउडली कहता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ, मेरा सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर भी होना चाहिए था इस मंथ तक, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, मैंने सीखा। ठीक है, बहुत सी गलतियां वगैरह, लेकिन उससे सीखना चाहिए। रिजल्ट सबको आज नहीं तो कल मिलेंगे। तो माशाल्लाह से आप, आपको लोगों का, आई होप कि आपको काफी लोग चीजें क्लियर हो गई होंगी। और बहुत से माशाल्लाह से लीडर हैं जो कि अपनी वर्कशॉप प्रीवियसली भी लगा चुके हैं, तो वो भी माशाल्लाह से आपको उन्होंने नॉलेज आपको प्रोवाइड की है। तो आप लोगों को अपनी तरफ से मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड करने की। तो होप्स हो कि आप लोगों को मीटिंग एंजॉय होगी, आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ। तो तब तक का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो उस्मान सर क्लियर है? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह से हम सर बहुत लंबा वेबिनार ले गए हैं, लेकिन ये है कि नॉलेज बहुत मिला है। ठीक है, मजा आया सुनने को। आपने माशाल्लाह गोल सेटिंग, ईएसपी मॉडल एंड ईच एंड एवरीथिंग आपने क्लियर किया। पर्सन जो है अभी बस निकल रहे थे, आखिर में बोर हो गया, तो मैंने कहा बस करें, ज्यादा बोलना भी पर्सन के लिए बायस मुसीबत बन रहा है। बाकी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। टीम आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस लेवल का नॉलेज आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यही चीज होती है कि आपको चीज का नॉलेज हो तो तभी आप उसमें कामयाब होते हो, आपको उसका डीपली लर्न किया हो तो तभी आप